सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुरुआत में ही सोच रहा था कि क्या पूछूं आपसे। तो आपकी पार्टी के नेताओं के हिसाब से, हालांकि आप लगे रहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, बड़े नालायक किस्म के नेता हैं आप। ये आपकी पार्टी के बड़े वरिष्ठ लोग कहते हैं कि किसी लायक नहीं है आप। तो क्या इसी वजह से इतनी बुरी तरह से हार गई कांग्रेस राजस्थान में? नहीं, बुरी आप ही के तरह नेता कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। बुरी तरह से कहाँ रहे हैं हम लोग। विधानसभा चुनाव दिसंबर में हुए थे और कांग्रेस और बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है, जो गैप है, वो 1.5% का गैप था। और हम लोग जब पिछले चुनाव हुए थे, एक बार हम 200 में से 20 पे सिमट गए थे, एक बार 50 पे सिमट गए थे। इस बार हम 1700 सीट जीत के आए हैं, 70 सीट्स आउट ऑफ 200। सरकार नहीं बना पाए, लेकिन मुझे लगता है हम लोगों ने पहले से बेहतर परफॉर्म किया है और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव के अंदर। इस परफॉर्मेंस के लिए किसको आप श्रेय देंगे? अपने आप को, अशोक गहलोत को? ऐसा है, जीत सबकी होती है, हार सबकी होती है। तो ये कहना गलत होगा कि इसकी वजह से हम जीत गए या इसकी वजह से हार गए। सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी में कोई ये सोचे कि मेरे नाम पे सब जीत रहे हैं या मेरे काम से सब हार रहे हैं, ऐसा नहीं है। कलेक्टिवली सबको ये सब तो अच्छी बातें होगी। फैक्ट ये है कि कस के सार्वजनिक और बहुत ही खराब झगड़ा था आपका और अशोक गहलोत का। चुनाव आ गए, आप चुनाव हार गए। ऐसा क्या जादू आप लोगों ने लगाया कि झगड़ा आपका मेंटेन रहा और सेंट्रल लीडरशिप तक उसको सॉल्व नहीं कर पाई? कोई झगड़ा नहीं था। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं और मुझे लगा था कि राजस्थान में हम हर बार सरकार बनाते हैं और फिर एंड में हार जाते हैं। हम अपने आप को रिपीट नहीं कर पाते। 30 साल से ऐसा हो रहा था। तो इस बार मुझे लगा कि हम लोग अगर ऐसे कुछ कदम उठाते हैं तो उसका फायदा हमको मिलेगा। जो इश्यूज को हमने उठाया विपक्ष में, आज मैं अपना स्टैंड कैसे बदल दूंगा सरकार में आने के बाद? अगर मेरा कुछ स्टैंड है युवाओं को लेके, रोजगार को लेके, पेपर लीक्स को लेके, तो वो स्टैंड तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। और तभी पार्टी की, नेता की क्रेडिबिलिटी बनती है। आप विपक्ष में कुछ बोलो, सरकार में बनने के बाद कुछ और बोलो, तो उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? और मैंने जो इशू उठाए थे उसको पार्टी ने स्वीकार किया, उस पर हमने कुछ करेक्टिव एक्शंस भी लिए। तभी तो मैं कह रहा हूं इस बार हम 70 तो जीतें कम से कम। पिछली बार तो हम 20-50 पे रह गए थे। लेकिन इससे बात तो पुरानी हो गई है। अब देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है लोकसभा चुनाव की। और राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है, यहाँ 25 सीटें हैं। पिछले 2 चुनावों में हम लोग अपना खाता नहीं खोल पाए थे। हमारी सरकार होते हुए भी हम 0 सीट जीते थे। इस बार बदलाव मैं देख रहा हूं लोगों में, कार्यकर्ताओं में, और जो मैंने दौरे किए हैं वो फीडबैक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से काफी अच्छा होने वाला है राजस्थान के अंदर। सेंट्रल लीडरशिप सपोर्ट कैसा है सचिन? और बहुत ऑनेस्टली बताइए, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप जो है, और मैं तो कई बार कह चुका हूं कि जहां तक मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देखता हूं तो इनको सियासी टूरिज्म का बहुत शौक है। मतलब कभी कभी निकलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर दूसरों को जीत लेते हैं। और कांग्रेस की दूसरी बहुत बड़ी परंपरा मुझे बड़ी साफ नजर आती है कि जीत होती है तो राहुल गांधी की, हार कलेक्टिव होती है। देखिए, आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं। ऐसा टूरिस्ट कहां मिलेगा आपको जो देश में 4500 किलोमीटर पैदल चले केरला से? मैं चुनाव के सवाल आपने कमेंट किया, विज्ञान मेरे को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। वो पूरे देश को पैदल नाप रहे हैं, उत्तर से पूरा देश, और पैदल चलकर लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। एक सामाजिक पॉलिटिकल कार्यकर्ता की सबसे ज्यादा मेहनत कब लगती है? जब वो लोगों से संवाद करे। और जहां तक जीत हार की बात है, हम लोग हारे या जीते, मैंने शुरू में कहा आपको, जीत पार्टी की है, लीडरशिप की है, हार भी लीडरशिप और पार्टी की होती है। दूसरी पार्टी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, वहां पर वही है, जीते तो वो प्रधानमंत्री जिता देते हैं, हार गए तो फिर वहां लोकल इशू हो जाते हैं। ये एक पैटर्न ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब ये परंपरा हो गई भारतीय राजनीति की। जिताएगा तो टॉप का आदमी जिताएगा, हारने के लिए बाकी सारे देखो, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लीडरशिप की होती है। आपका चैनल है, आपका जो टॉप मैनेजमेंट है, अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबल है ना। आप सब लोग काम करेंगे तो हर संगठन में रिस्पॉन्सिबिलिटी पद के आधार पर दी जाती है। और जहां तक आपने कहा सेंट्रल लीडरशिप की बात है, हमारे पास एक इलेक्टेड अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने 60 साल से राजनीति की, 50 साल से, और पहला दलित वर्ग से इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट आज हमारी पार्टी को हेड कर रहे हैं। उनके साथ राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। उनकी टीम के हम पार्ट हैं। जो दूसरे दल हैं उनका हमें पता ही नहीं कि वहां अध्यक्ष बनते कैसे हैं, कौन बनाता है, कौन नामांकन भरता है, कौन मतदान करता है। हर दल की बात कर रहा हूं मैं। तो कांग्रेस पे आप हमेशा आलोचना हमारी करते हो,
लीडरशिप को लेकर मैं कह रहा हूं हम लोग आप सब बीजेपी बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बीजेपी आपकी आलोचना करती है, बीजेपी हर पार्टी, आप बाकी दल उठा के देख लो, देश में जितने दल हैं, मे भी आप कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दो, हर पार्टी का पता ही नहीं है कि वहां इलेक्शन होता कैसे है। हमारे यहाँ हर राजधानी में डब्बा लगता है, वोट डलती है, हम 2 चुनाव लड़े, शशि थरूर चुनाव लड़े और खरगे साहब चुनाव लड़े और खरगे साहब बहुमत से जीते, आज हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो प्रोसेस हम कर रहे हैं, फिर भी आलोचना सबसे ज्यादा हमारी होती है। दिन के दलों में को पता ही नहीं है। अब मुझे बताओ, नड्डा जी को 3rd टर्म मिली है, किसने तो उनको एक्सटेंशन दी है, किसने नामांकन भरा है, किसने वोट डाले हैं, किसने प्रस्ताव किया है, किसने सेकंड किया है, किसी को पता ही नहीं है। आपने पूछा कभी उन लोगों से? देखिए, उनसे पूछना तो जरूर पूछा जाना चाहिए मुझे। आप पूछते कांग्रेस से क्योंकि हम लोग करवाते हैं चुनाव। अरे भाई, उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए, लेकिन आपसे भी तो ये पूछा जाना चाहिए कि अंततः कोई वोट पड़े, क्या हो, क्या प्रक्रिया हो, फैसला तो गांधी परिवार का ही होता है ना, कि अब इसको भी डिनाई कर देंगे। फैसला खरगे जी का है, वो सबसे कंसल्ट करते ना अभिज्ञान जी, सबसे कम मेरे से पूछते हैं वो, इसको भी सोनिया गांधी से पूछते हैं आप ना। मैं बता रहा हूं आपको, सचिन हमारी पायलट पार्टी जी, में फाइनल गांधी परिवार का कोई सदस्य अरे मानव संसाधन मंत्रालय लेने नहीं आता है। वो ऐसा परिवार है जहां का सदस्य पहले से तय हो जाता है कि प्रधानमंत्री। तो गांधी परिवार का कोई सदस्य पिछले 35 सालों से ना तो मंत्री बना है, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री। वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ना, सरकार हमारी बनती है, योगदान रहता है। अगर आज हमारा अध्यक्ष अपने पूर्व अध्यक्ष से बात करता है तो बड़ी पीड़ा होती है आपको। अगर नड्डा जी बात करेंगे, राजनाथ जी से, आपके तो अच्छी बात है। आपके दोहरे मापदंड है ना। अगर नड्डा जी बात करेंगे राजनाथ सिंह जी से, एक मिनट, गडकरी जी से, तो वो सिस्टम ठीक है, वो सिस्टम ठीक है। हमारा अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष से बात करेगा, आपको लगता है गलत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो सिस्टम ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि वो बीजेपी का सिस्टम है, वो जब बीजेपी के मेहमान आएंगे वो उसका उत्तर देंगे। मैं आपके सिस्टम की बात कर रहा हूं जहां पर सर्वोपरि निर्णय वो परिवार के पास होता है, नीचे का प्रोसेस कुछ भी चले। मैं ये बात कह रहा हूं। आपकी आलोचना आप कर सकते हो, क्योंकि आज हम लोग विपक्ष में हैं और आज आप जो कहोगे उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि आज हम 10 साल से विपक्ष में। लेकिन मत भूलिएगा कि हम लगातार 2 बार चुनाव जीते भी हैं। अब अगर हम 2 बार हारे हैं तो 2 बार जीते भी हैं। एंड मैं फिर कहता हूं, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, एंड टुडेज ऑपोजिशन इज टुमारोज गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, गणतंत्र में एक अगर तराजू को बैलेंस नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत भविष्य के लिए पैदा हो जाएगी। और चिंता इस बात की नहीं है कि आज कितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, इंडिया अलायंस के कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। लेकिन लोकतंत्र में ये जिम्मेदारी होती है, एक स्वस्थ परंपरा होती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हर जगह होनी चाहिए, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रीय चुनाव हो। और अनफॉर्चुनेटली अभिज्ञान जी, आज देश में यह माहौल बन गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। विपक्ष की पार्टी, हम कांग्रेस मेन ऑपोजिशन पार्टी हैं, आप खातों को सील कर दो, आप लोगों को डरा धमका के रखो, आप संस्थाओं का दुरुपयोग करो और फिर को हम चुनाव जीत रहे हैं। और ये जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। आपको याद होगा, निर्वाचन आयोग तय करता था कि ये दूरदर्शन पे इतने घंटे विपक्ष, इतने घंटे पक्ष, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। हर हेल्दी डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है। इस बार हम देख रहे हैं कि जो 70 सालों से संस्थाओं को अलग अलग सरकारों ने पोषित किया, आज वो संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर, खोखला किया जा रहा है। क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं। और हम एक लोकतंत्र में अभिज्ञान जी, वोट डाल देना है, चुनाव जीतना लोकतंत्र नहीं होता है। लोकतंत्र होता है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, जहां पे इंस्टीट्यूशंस आर हेल्दी। अमेरिका में ट्रंप साहब राष्ट्रपति बने, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन अमेरिका ट्रंप जी के राष्ट्रपति काल को झेल पाया क्योंकि संस्थाएं मजबूत थी। जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन, कोर्ट्स। हमारे यहां पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार संदेह के घेरे में आ रहे हैं, और मुझे लगता है ये हमारे भविष्य के लिए ठीक नहीं है। बाकी तो देखो, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लंबे समय चलने के लिए हमारे अड़ोस पड़ोसी जो देश हैं, वहां पे जो हालात पैदा हुए हैं, वहां भी चुनाव होते ही है ना। लेकिन लोगों के अंदर एक विश्वास होना चाहिए, एक संस्था की विश्वसनीयता होती है। आज सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है, हम सब उस ऑर्डर को मानते हैं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय पर सबकी आस्था है, लेकिन जज जो बैठा है वो भी तो इंसान है। लेकिन उस इंसान का क्या हुआ शब्द हमारे लिए फाइनल वर्ड होता है, क्योंकि हम सबकी आस्था सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। अगर उस सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन पर हम लोगों की, हमारा डाउट हो जाएगा, हम संदेह करेंगे, क्रेडिबिलिटी पर अगर क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। और मैं कोर्ट की बात नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, हर संस्था के साथ ये हो रहा है और होना नहीं चाहिए। दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सचिन, जब आप सांसद बन के आए थे, बहुत कम उम्र थी, मुझे याद है, और हम लोग मिलते थे पार्लियामेंट में, सब दोस्त आते आपके कांग्रेस पार्टी के। अब वो हिंदी फिल्मों का गाना है, बिछड़े सब बारी बारी,
अभी सब बिछड़ गए हैं, कैसा अकेला महसूस करते हैं आप कांग्रेस में? दो बात बोलना चाहता हूं। आपने कहा बहुत पहले आप सांसद बने थे, आप मुझे जताना चाहते हो कि मेरी उम्र बढ़ रही है। हाँ। लेकिन अभी क्या आपकी साथ साथ बढ़ रही है। हाँ, मेरी भी तो बढ़ रही है, मैं तो उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और जब हमने पहली बार मिलते थे, जब हमने मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हमने मैं ये पहली नहीं कह बार रहा हूँ कि हमने मेरी पहली तो बार हो रही इंटरव्यू है। लिया था तो आप एक अलग संस्था में काम करते थे, उसके बाद आप अलग अलग जगहों में, आज हम इस चैनल में बैठे हैं। तो जीवन में कौन किस रास्ते को इख्तियार करता है ये हर व्यक्ति का निर्णय होता है। नहीं, मेरा प्रश्न था कि उस समय के आपके सारे मित्र अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा कि वो हिंदी फिल्म का गाना है, बिछड़े सभी हाँ, बारी बारी। तो ये तो स्टेटमेंट है। सवाल कभी वो बेचारे आपको फोन करते हैं कि भाई आ जाओ, आप भी आ जाओ। ऐसा है, मेरे को जैसा मैंने कहा, किस व्यक्ति को किस राजनीतिक विचारधारा में अपना रास्ता चुनना है उसका निर्णय होता है। व्यक्तिगत संबंध किसी से हो या ना हो, लेकिन पॉलिटिकल निर्णय, क्योंकि वन हैज टू लिव विद हिमसेल्फ, वो निर्णय खुद के होते हैं। आपको कहां जाना है, क्या करना है, और अंत में समय और जनता तय करती है कि निर्णय सही था गलत था। जो कर रहा है, किसी की मजबूरियां हैं, किसी की परिस्थितियां हैं, मजबूरियां, प्रेशर हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने नाम नहीं लिया किसी का, हाँ। हो सकता है, आपने मजबूरियां का, इसलिए मेरा अगली बार आप इंटरव्यू करो, उनसे पूछ लेना जो आएंगे आपके पास। मैं तो कह रहा हूं किसी का कोई व्यवस्था होती है, कोई लालच होता है, कोई मोह होता है, मजबूरियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, जो भी होगा हर व्यक्ति का अलग होता है। फिलहाल आपकी कोई मजबूरी, कोई परिस्थिति नहीं है बीजेपी की तरफ जाने की? मैं जिस पार्टी में काम कर रहा हूं अभयकांत जी, पिछले 22-23 साल से, मुझे भी पार्टी में काम करते काफी समय हो गया, और मैं जहां हूं, मैं चाहता हूं कि मैं पूरी निष्ठा और ताकत से काम करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में, पैन इंडिया, पूरे देश में अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो सैद्धांतिक तौर पर और संगठनात्मक तौर पर भाजपा को चुनौती दे सकती है, और हमारे जितने अलाइज हैं अलग अलग स्टेट्स में, सबका अलग अलग रोल है, महत्व, इंपॉर्टेंस है, लेकिन नेशनल लेवल पर, पैन इंडिया लेवल पर अगर कोई भाजपा को चुनौती दे सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है। और ये आज नहीं तो कल आप इस बात का आपको एहसास भी होगा कि नेशनल लेवल पर बीजेपी को शिकस्त अगर पॉलिटिकल देनी है, कांग्रेस दे सकती है। लेट मी आस्क यू सीरियस, एक गंभीर सियासी सवाल पूछना सज्जन आपसे। एक चीज जरूर नजर आती कि फ्लैशेस में कांग्रेस की गतिविधियां नजर आती हैं, फ्लैशेस में कांग्रेस का मूवमेंट नजर आता है, फ्लैशेस में ऐसे लगता है कि 2-3 महीने के लिए बड़ी सक्रिय हो गई कांग्रेस, अब चुनौती देने को तैयार है, और फिर एकदम से वो खुद ही अपना मोमेंटम खो देती है, वो खुद ही एक डिप में चली जाती है। इज देयर ए कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, मतलब कि वो बनाए नहीं रख पाती अगर वो कोई मोमेंटम क्रिएट भी करती है अपने लिए? और अब कोई वक्त तो है नहीं, मतलब चुनाव तो मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि आज हम विपक्ष में हैं तो आप ज्यादा अधिकार से आलोचना कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रोल इसमें परसेप्शन का भी है, क्योंकि हम वही काम करें, आप जितना दिखाओ उतना लोग देखेंगे। आजकल दुनिया बदल चुकी है, सोशल मीडिया है, नाना प्रकार के चैनल्स हैं, मीडियम है, तो थोड़ा बहुत वहां पर भी मुझे लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता। बाकी मुझे लगता है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हम लोग आज के तो है नहीं, 130 साल से राजनीति हो रही है, बहुत चुनाव आते हैं, हारते भी हैं, जीतते भी हैं, लेकिन जो परसेप्शन क्रिएशन है, एक टारगेटेड, एक तरह से कांग्रेस को टारगेट किया जाता है, और मैं नहीं कहता हूं कि हर पार्टी में सारे काम सही होते हैं, हो सकता है कुछ गलत भी होते हों, कुछ निर्णय हो सकता है सही ना हो, लेकिन ऐसा बोलना कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हम अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे हटें, ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल जो मैं देख रहा हूं, एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। अब चुनाव हम लड़ रहे हैं, आप विपक्ष की पार्टी के साथ उनके नेताओं को टारगेट करें, उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर करें, आप खातों को बंद कर दें, आप हर जगह स्टेट की और सेंटर की जो ताकतें हैं, एजेंसीज हैं, उनको पूरा खुला छोड़ दें। 95% ईडी के जो छापे हैं, रेड हैं, नोटिस हैं, वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर पड़े हैं, 95% तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना। फिर आप बोलते हो कि ये छोड़ के चला गया, वो वहां चला गया। अब भाई हर इंसान की क्षमता होती है। इस बात के लिए मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आप पॉजिटिव हैं, रेजिलिएंट हैं, आप सकारात्मक हैं और आप टिके हुए हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी तो ऐसा सोचना पड़ेगा। सरकारें जो है वो क्लैम्प डाउन करती हैं, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं हुआ, तो कांग्रेस ऐसा का तो इमरजेंसी लगाने आप भी का पुराने पत्रकार हैं, आप देखिए पिछले 30-40 साल से मैं भी देख रहा हूं, इस प्रकार नहीं होता है। आप मेरे मतभेद हो सकते हैं किसी व्यक्ति के साथ, लेकिन किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री को रात के समय आप जेल में डाल दें और फिर बोलें लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देश में लगा हुआ है, चुनाव सर पर हैं,
इलेक्टेड मुख्यमंत्रियों को झारखंड में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, कांग्रेस के साथ किस प्रकार की एजेंसीज जो काम कर रही हैं, ये ठीक है, हम विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी में, हम लोग भी बहुत चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं हुआ है पहले। ये चलिए पहली बात ये एक लंबी मतलब ऐतिहासिक बहस का विषय है। मतलब बहुत कुछ मैं इंदिरा गांधी के ज़माने की घटनाओं को कोट कर सकता हूं, उसके बाद की घटनाओं को कोट कर सकता हूं, बट एक लंबी चीज़ होगी। एक लास्ट पॉइंट जो मेरा है, सिर्फ राजस्थान पर, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आपकी इस लोकसभा में राजस्थान की 100% परफॉर्मेंस रही है बीजेपी की, क्या एक फॉर्मूला है आपके पास जो आपको लगता है कांग्रेस को बेहतर से बेहतर सीट दिलवा सकता है इस बार राजस्थान में? मैं बड़ी 100% परफॉर्मेंस है बीजेपी की वहां। देखिए, लास्ट टाइम जो चुनाव हुए 19 में, एक अलग तरह का वातावरण बना था। हमारा एक सरहद का राज्य है, बॉर्डर स्टेट है। हम सब जानते हैं 19 में जो घटनाक्रम हुआ उससे एक अलग तरह की भावना पैदा हुई। उसका हो सकता है किसी पार्टी को लाभ हुआ हो, किसी को, विपक्ष को शायद नुकसान हो सकता है। लेकिन आज 10 साल के बाद लोग जब वोट डालने जा रहे हैं तो 10 साल की रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं ना। आपने कहा कि आप किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं आपको, जो मतदाता है, राजस्थान का मतदाता, कोई देश के बाहर तो है नहीं, वो भी सोचेगा ना, ये पॉलिसीज रही, अमीर गरीब की खाई बढ़ गई है, देश में जो हालात पैदा हुए हैं, प्रचार प्रसार, भाषण, विज्ञापन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप अलग होता है, लेकिन जो महंगाई हो गई है, जो लोगों की जिंदगी आज 10 साल बाद, क्या एक आम भारत का नागरिक अपने आप को एक बेहतर जिंदगी देख सकता है, उसके बच्चे का भविष्य ज्यादा सुरक्षित है? इन मापदंड पर अगर वोट पड़ेगा तो मुझे लगता है कि हमारा जो विकल्प है, हमारा जो रोड मैप है, जो ब्लूप्रिंट है फॉर द फ्यूचर, उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे। हम लोग क्या करें, हम एक ऑल्टरनेट दे रहे हैं। हमने लोगों को वादा किया है, हम बनाएंगे कानून एमएसपी के ऊपर। हमने कहा है महिलाओं को, नौजवानों को, श्रमिकों को हम अधिकार देंगे, उनको समृद्ध बनाएंगे। और ये सब इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग जो है देश को प्रभावित करती है। इसलिए जो राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में, जहां पर भी चुनाव है, हमारे मैनिफेस्टो, हमारी सोच, हमारा एक ऑल्टरनेट ब्लूप्रिंट देखकर लोग वोट डालेंगे। और 10 साल का इन सांसदों का जो परफॉर्मेंस है उसका भी तो आंकलन होगा। तो ये जज्बाती मुद्दों पर वोट हर बार पड़ जाएंगे, मैं समझता हूं ऐसा नहीं होने वाला है। एक बार मैंने आप ही की सरकार के एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट के, मैंने ये सवाल पूछा था और वो आरोप लगा रहे थे कि साहब बीजेपी प्रोपेगेंडा करती है और फलाना करती है, धमाका करती है। तो मैंने उनसे ऐसे एक कार्यक्रम में पूछा था, मैंने कहा आपको किसी ने रोका है कोई पॉजिटिव प्रोपेगेंडा करने के लिए, या आप अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए? ये 14 वाली हार है जिसमें कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये कहना कि वो फलाना कर रहे हैं, वो धमाका कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, उसका काउंटर आप क्या कर रहे हैं? तो आपने सही सवाल पूछा। हम सरकार में, मैंने उस समय कहा, आज हम विपक्ष में हैं, टाइम भी मिनिस्टर से मैंने आप भी आगे, मैं आपका सवाल समझ गया। आपने कहा उस समय हम सरकार में थे तो हमें अपना गुणगान कम क्यों किया, ये कह रहे हैं आप। आज हम विपक्ष में हैं, अब भूल जाओ उस बात को। आज मैं विपक्ष में हूं, आज मेरा अधिकार नहीं बनता पूछने का कि आप एक दिन में 147 सांसदों को निष्कासित कर बिल पास करा रहे हैं। आज मेरा अधिकार नहीं बनता कि आपने पार्लियामेंट में कोई डिबेट डिस्कशन नहीं होता। आज मेरा अधिकार नहीं बनता कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, श्रमिकों को क्या है, किसानों को क्या है, अग्निवीर आपने क्यों लागू करी। ये सवाल पूछने का अधिकार, जिम्मेदारी मेरी है, हमारी पार्टी की है, उससे तो हम वंचित नहीं रह सकते। हम सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं आप राष्ट्र विरोधी हो, हम मांग कर लें तो हमारे खाते सीज कर दो, हमारा नेता कुछ भाषण दे दे तो उसको ईडी अरेस्ट कर ले, आप गठबंधन बनाओ तो गठबंधन को तोड़ने के पूरी ताकत लगा दो। तो आप जो कह रहे हैं कि आपने सरकार में नहीं किया, आज विपक्ष में हैं और 10 साल से विपक्ष में हैं। और देखिए, राजनीति में कभी कोई पता नहीं जनता का मूड क्या बदल जाए। 2004 में वाजपेयी जी ने कहा था इंडिया शाइनिंग कर रहा था, कल्पना नहीं की थी किसी ने, लेकिन जनता ने परिणाम दिया और सरकार कांग्रेस की बनी। क्योंकि वक्त बहुत कम है, एक फेस्टिवल में एक महिला थी हमारे साथ एडवर्टाइजिंग की दुनिया की, और उन्होंने ये किस्सा ही बताया हमें और पूरी ऑडियंस को वहां पर कि किस तरह से सोनिया गांधी ने तकरीबन बगैर पैसों के एक एजेंसी को हायर किया 2004 में, जिनके सामने अटल बिहारी वाजपेयी थे, और इंडिया शाइनिंग का कैंपेन था। मुझे बहुत अच्छे से याद है वो चुनाव, तीसरे फेज में तो हार ही गए, बिना पैसे के हायर किया। हाँ, मतलब शुरुआत में कांग्रेस के पास, सोनिया गांधी के पास उस एजेंसी को देने के लिए उस महिला ने बताया कुछ नहीं था, और उसके बाद मुझे लगता है दोबारा उसी को हायर करना पड़ेगा हम लोग। हाँ, नहीं, मैं बता दूंगा, उनका नाम मशहूर नाम है एडवर्टाइजिंग का, तो दोबारा आप उन्हीं को हायर कर लीजिए। और उसके साथ मिलकर सोनिया गांधी ने
अपना कैंपेन तैयार किया और लड़ा और उस चुनाव को जीता जी। अगेंस्ट अ जायंट लाइक अटल बिहारी वाजपेयी। तो मेरा सिर्फ आखिरी प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस में वो कन्विक्शन की कमी आ गई है नहीं, कि हम कि अपने आप से बोले कि हाँ हम जीत सकते हैं, हम क्यों नहीं जीत सकते, हम पहले जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे, पहले भी बीजेपी थी, आज भी बीजेपी। आप सुन लीजिए ध्यान से, इंडिया अलायंस की जो पॉलिटिकल पार्टीज का गठबंधन है, उनका 2019 का जो वोट शेयर है वो 65% है। तभी भाजपा ने दोबारा एनडीए को रिवाइव किया, पहली बात। दूसरी बात, हम हर चुनाव जो लड़ रहे हैं जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और जीतना है मुद्दों पर, सिद्धांतों पर और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। बाकी जनता जनार्दन है, जो निर्णय पब्लिक करेगी वो विनम्रता से स्वीकार भी करेंगे, लेकिन लड़ेंगे, जम के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। मुझे लगता है इस जून में जब परिणाम आएगा तो आप दोबारा चौंकेंगे कि जनता ने क्या पलटफेर कर दिया। नहीं, मैं कहता नहीं, कोई भी राजनीतिक परिणाम से मैं चौंकता नहीं। पत्रकार का काम ये नहीं है चौंकना, वो वाले पत्रकार चौंकते हैं जो किसी के साइड पे खड़े होते हैं, मैं नहीं चौंकता। अगर कोई प्रश्न है यहाँ से तो मैं, अगर कोई पूछना चाहता है सचिन पायलट से, चलिए, ये भी आपके लिए बढ़िया। अच्छा, वहां से भी हाथ उठाए, मुझे पता नहीं सिस्टम यहाँ पूछने का क्या है, लेकिन माइक वगैरह ग्रहण कर लीजिए। क्या बात है, वाह, मेरी भी पहुंच जाएगी। हाँ, प्रधानमंत्री का चेहरा हमारी अलायंस ने तय कर रखा है, हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसके बाद निर्णय करेंगे किस पद पे कौन बैठेगा। आज पदों के चक्कर में हम लोग पड़ने वाले नहीं हैं, हम तो पब्लिक का चुनाव लड़ रहे हैं और एक बेहतर ऑल्टरनेट पैदा कर सकें देश के अंदर, क्योंकि देश में जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है उतनी विपक्ष की भी होती है, और मजबूत विपक्ष एक लोकतंत्र के लिए बहुत अनिवार्य है। वो तो बहुत अनिवार्य, लेकिन ये अलायंस बिखर तो नहीं जाएगी जब तक चुनाव पूरे हो, पता लगा कोई किधर कोई किधर हमारे कोई किधर कोई 26 में से 2 दर्जन पार्टी हमारे अलायंस के साथ हैं। 2-1 लोगों का मन बदल गया, क्यों बदला मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एनडीए तो लगभग समाप्त हो चुका था, उसको दोबारा रिवाइव किया इंडिया का काउंटर करने के लिए, लेकिन हमारा गठबंधन स्ट्रांग है और मुझे लगता है हम अच्छा परफॉर्म करेंगे इस बार। ठीक है, जिनका मन बदला वो लोग भी यहाँ पे होंगे। थैंक यू सो मच सचिन पायलट। और थैंक यू। एक कॉम्प्लीमेंट मैं जरूर दूंगा आपको एज ए प्रोफेशनल कि इतने हार के बावजूद भी आप खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अशोक गहलोत आपको नालायक कह चुके हैं, फिर भी आप राजस्थान में लगे हुए हैं, तो इन चीजों के लिए मैं वाकई आपको कॉम्प्लीमेंट करूं। इट टेक्स, राजनीति बड़ी क्रूअल चीज है, तो इसलिए आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा। मैं जो हर जगह इस बात को बोलता हूं, रिपीट करता हूं आपको, जो राजनीति करनी है तो सर पे बर्फ और मुंह में शक्कर, तो ठंडे दिमाग से मीठा बोलना चाहिए, ताकि सब लोगों, देखो आप अगर संतोष का और एक पेशेंस का परिचय और संकल्प दृढ़ रखने का परिचय नहीं देते हैं, तो लोग आपको लाइटली लेना शुरू कर देंगे। अगली बार शक्कर और बर्फ थोड़ी गहलोत आपको भिजवा देगा। थैंक यू सो मच सचिन भाई, लवली टॉकिंग टू यू।